अब बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट एक्चुअल में यहां से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने देखा स्टेट क्या होता है, कौन होता है, कोई लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी। एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं, और पहला जो हमारा राइट है, राइट टू इक्वालिटी, कहां से कहां तक है ये, आर्टिकल 14 टू 18 तक है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज इक्वालिटी। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज इक्वालिटी, जिसे हिंदी में हम समानता कहते हैं। या कहेंगे समता का अधिकार, या समानता भी बोलते हैं। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज ए कॉन्सेप्ट और थ्योरी। इट इज ए कॉन्सेप्ट, दिख रहा है ना, इट इज ए कॉन्सेप्ट और थ्योरी where a government tries to bring its citizen on equal footing. It is a concept or theory where a government, और rather आप गवर्नमेंट ना कहना चाहें तो यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री ट्राइज टू ब्रिंग इट्स सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में कौन आएगा, सिटीजन्स ही आएंगे, tries to bring its citizens on equal footing. It is a concept which cannot be achieved absolutely. It is an illusion. Absolute कभी भी absolute equality achieve नहीं की जा सकती। Absolute का मतलब पूरी तरीके से। आज भी आप देखेंगे इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे इक्वालिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, आज भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। सबसे पहला इनइक्वालिटी तो आप देखेंगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। सेम इंडस्ट्री में एक मेल काम करेगा, उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी। उसी इंडस्ट्री में उसी पोस्ट पे एक फीमेल काम करेगी, उसको सैलरी उससे कम मिलेगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इक्वल पे करते भी हैं, बट ये एब्सोल्यूट इक्वलिटी अभी भी इंडिया में अचीव नहीं हुई है। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो मेल फीमेल है सेम काम करेंगी, लेकिन मेल को सैलरी ज्यादा मिलेगी, फीमेल को सैलरी कम मिलेगी। आज भी आप विलेजेस में जाएं या सिटीज में भी कुछ घरों में बेटी को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, बेटी को प्रेफरेंस कम मिलती है। बेटे को ज्यादा अच्छी जगह पढ़ाया जाएगा, बेटी को कम अच्छी जगह पे पढ़ाया जाएगा। हैं बहुत सी जगह ऐसी हैं। घर का काम वाम बेटी को सिखाया जाएगा, बेटे को नहीं सिखाया जाएगा। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वेयर इज इक्वालिटी? तो इक्वालिटी कहा तो गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ने इन आर्टिकल्स में प्रमोट भी किया। हम आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, और गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स हैं, क्या क्या काम कर सकती है गवर्नमेंट। बट अगर सच्चे तरीके से देखा जाए, ढंग से देखा जाए, तो इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी अचीव नहीं कर सकते कभी भी। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे आप वो जेंडर बेस्ड कह लें। अब जैसे थर्ड जेंडर, अभी तो मैंने मेल फीमेल की बात करी है, एक थर्ड जेंडर भी है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है, और बहुत सी अब ऐसी जॉब्स भी आती हैं, हालांकि अभी भी मेजोरिटी में वो जॉब्स नहीं है, या बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो जेंडर वाला पोर्शन होगा
वहां पे अब 3 ऑप्शंस आने लगे हैं, मैन, विमेन एंड थर्ड जेंडर। लेकिन क्या एक्चुअल में जो थर्ड जेंडर है उसको इक्वल स्टेटस मिला हुआ है सोसाइटी में? नहीं मिला हुआ है। और दूसरों को छोड़ दीजिए, हम और आप खुद ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके साथ। अभी भी देखेंगे तो परसेंटेज शायद माइनस में होगा। अगर 100 लोगों की वैकेंसी आ रही है तो शायद उसमें एक थर्ड जेंडर होगा, या शायद वो भी नहीं होगा। स्कूल कॉलेजेस में बताइए, कितने आपके साथ में, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, आपके साथ में कितने ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड जेंडर के हैं? शायद एक भी नहीं होंगे। बताइए, हैं जागृति, नैतिक? नहीं अगर कोई नहीं है। नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब, और ऐसा तो है नहीं कि थर्ड जेंडर वाले बच्चे नहीं होते होंगे। आप उनको उनके बेसिक राइट से, राइट टू एजुकेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा बेसिक राइट है, उससे प्रिवेंट कर रहे हैं। वो बेचारे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, नौकरी और बिजनेस की बात दूर है। शादियों में कितनी प्रॉब्लम होती है, वो शादी ही नहीं करते। क्राइम उनके अगेंस्ट में बहुत है। उनका जो सेक्टर है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। बाकी के जेंडर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, आजकल के टाइम पे तो 3 जेंडर के अलावा भी बहुत से जेंडर्स हैं। लेकिन ये जो थर्ड जेंडर जिसका रिकॉग्निशन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, उसी को उसके राइट्स नहीं मिलते जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है इंडिया के हर एक सिटीजन को। तो इक्वालिटी क्या है? दिस इज अ मेयर कॉन्सेप्ट और इल्यूजन, एंड इट कैन नॉट बी अचीव्ड एब्सोल्युटली। अगर कभी कोई कहे कि क्या एब्सोल्यूट इक्वालिटी अचीव की जा सकती, कभी नहीं कर की जा सकती। सोसाइटी इतनी डाइवर्स है हमारी, आप किसको किसको समझाते फिरेंगे? इक्वालिटी हम कब अचीव कर पाएंगे? जब बच्चा सिर्फ स्कूल में ही ना सीखे, उसको घर पे भी सिखाया जाए। अब होता क्या है कि बच्चा पढ़ेगा तो स्कूल में इक्वालिटी इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, बट जब वही अपनी कॉलोनी में थर्ड जेंडर को देखेगा तो भाग के घर में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा ने सिखा रखा है ये चीज। लिटरेसी में क्या, आपको डिग्री तो मिलेगी ना, लेकिन एक्चुअल में सोसाइटी में कैसे बिहेव करना ये आप अपनी फैमिली में सीखते हैं। तो अगर इक्वालिटी एक्चुअल में अचीव करना है तो बच्चे को घर से ही सिखाना पड़ेगा। वो जब छोटा है तभी बताना पड़ेगा, चाहे वो मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर या XYZ कोई भी जेंडर है, सबको रिस्पेक्ट करो, सबको इक्वल ट्रीट करो। आप किसी भी कास्ट से आते हैं, आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, उस बच्चे के लिए सबको इक्वल होना चाहिए। एंड इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, हैवी टास्क। लिटरेसी से हम किताबें पढ़ते हैं, डिग्री मिलती है, नौकरी मिलती है, और कुछ नहीं होता। मोरालिटी जो है वो सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं आती, समझदारी जो है वो सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं आती, वो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब बच्चा छोटा है तभी से माँ बाप को उसको ये चीजें सिखानी है। एवरीवन इज इक्वल। घरों में होता है डिस्क्रिमिनेशन, बहुत से घरों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेल फीमेल थर्ड जेंडर तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात है, इमेजिन करने वाली बात ही नहीं है। बेटा बेटी में फर्क करते हैं लोग, अपने ही घर के बेटे बेटी में फर्क करते हैं। बेटी को घर का काम सिखा देंगे, शाम होते ही घर से नहीं निकलना है, चाय तुम्हें बनाना है, बर्तन तुम्हें धोना है, घर का काम। बेटे को नहीं आता है ये सब। क्यों? क्योंकि वो बेटा है, और कोई रीजन ही नहीं हो सकता इसका। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन है जो इक्वालिटी को अचीव करने में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब राइट टू इक्वालिटी में जो सबसे पहला आर्टिकल हमारा आएगा वो आएगा आर्टिकल 14। अच्छा, क्वेश्चन पेपर देखा है आप लोगों ने या नहीं देखा है, क्लैट का लॉ वाला पोर्शन? बताइए।
ऑनलाइन पेपर आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, पुराना पेपर जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। क्लैट कंसोर्टियम में भी पेपर आपको होपफुली मिल जाना चाहिए। वैसे भी क्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक बार उसको निकालिए ना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको डाउनलोड कर लीजिए। देखो सिलेक्शन का एक ही तरीका है, दो तरीका है। पहला तो मैं पढ़ा रहा हूं और आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वो मैं दिखाऊंगा भी। जैसे आर्टिकल 19 में अभी मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मैंने आज ही निकाल के ना उसको पढ़ भी रहा था। यहाँ पे है नहीं, वो पीछे रखा हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल का है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, वो पूछा था आर्टिकल 19 पे। कुछ नहीं है, लेकिन जब बच्चा देखेगा ना तो वो परेशान हो जाएगा। आधे पेज का तो सिर्फ उसका क्वेश्चन है, वो पैराग्राफ ही आधे पेज का है। अब बच्चा डर गया वो पैराग्राफ देख के। अब आप इसको पहले पढ़ेंगे, आधा घंटा आपको इसको पढ़ने में लगेगा, फिर क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसके आंसर समझेंगे, तब टिक करेंगे। कुछ नहीं, मैं बताऊंगा आर्टिकल 19 पढ़ोगे कैसे अप्रोच करना है। कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में कुछ कुछ मैं लिखवाता भी रहता हूँ, डिक्टेट भी करता रहता हूँ। अभी आपके पास 1 साल है तो प्रेशर नहीं लेना। देखो प्रेशर लेके कभी मत पढ़ना, प्रेशर से कुछ नहीं आता। बट क्या करना है, अब मान लो जैसे मैंने आर्टिकल 12 पढ़ा दिया, ठीक है, और 13 पढ़ा दिया। अब आपका काम क्या है, देखो मैं तो क्वेश्चंस दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, थोड़ा सा सिलेबस आगे चल जाता है तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और मेरी स्ट्रेटेजी अब नहीं यही रहेगी कि मैं क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आपका काम क्या बनता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। अब मान लो अगर हार्ड कॉपी में आपके पास अभी नहीं है, हालांकि मार्केट में अवेलेबल है, अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर करेंगे तो, और नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। अब जो पढ़ाया वो कहीं लिखा तो होगा ही होगा, तो उसमें क्या करना है आपको कि जो आर्टिकल 12 और 13 से रिलेटेड क्वेश्चन है पिछले 10 साल के, है ना, वो चाहे वन लाइनर वाले हों या पैराग्राफ वाले हों, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ और जो कह रहा हूँ उसको दिल से फॉलो करो, बाय हार्ट फॉलो करो, सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं मान के चल रहा हूँ, चलो 5 क्वेश्चन मिल गए आपको दोनों आर्टिकल के, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ। आपने 2 बार 3 बार ट्राई कर लिया, आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दूसरे दिन क्लास में आएंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वीक में एक दिन डाउट सेशन रखेंगे, दोनों में से जिसमें भी हम कंफर्टेबल रहेंगे। हम ये काम डेली भी कर सकते हैं क्लास में, और वीक में एक दिन डाउट सेशन भी रख सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को मुझसे या बाकी के फैकल्टीज से उनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन बोलेंगे कि सर ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये वाला क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं हुआ था, मुझे बताओ। उसमें हेजिटेट नहीं करना है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। हेजिटेट करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा नुकसान नहीं होगा। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे भी एक ही बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता। लेकिन तैयार कैसे होगा ना, ऐसे ही होगा। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको फिर से बता दूं, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जैसे जो मैंने अभी बताया ना, आर्टिकल 19 पे जो क्वेश्चन लास्ट ईयर का था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और आया कैसे था, पिछले साल ही 2020 में, नॉट पिछले साल, 2020 में ना, इंटरनेट बैन, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। 2020 का क्वेश्चन है वो, जो पिछले साल का 2020 का क्वेश्चन है। और उसी साल सुप्रीम कोर्ट का इंटरनेट बैन पे डिसीजन आया था, और वो डिसीजन द हिंदू में पब्लिश हुआ था। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि द हिंदू पढ़ो, वो डिसीजन द हिंदू में पब्लिश हुआ था, द हिंदू में आता रहता सब कुछ। और उसी डिसीजन के बेसिस पे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया गया था उसी साल के क्लैट के पेपर में, आर्टिकल 19 से।
सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ो भाई। अरे मेरे से डिस्कस करो। डेली आप लोगों का काम रहेगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ के उसके 5 लॉ के पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, जिसपे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार या अगली बार के क्लैट में। कोई काम नहीं करना, यही करना और इसी से पढ़ाई करेंगे। ये वेराइट वेराइटी है, कुछ भी नहीं, फालतू की चीजें हैं। कभी भी डाउट मत रखो कि नहीं होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। आपके हाथ में मेहनत करना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट का काम भगवान का है, लेकिन मेहनत करना अपने हाथ में, और सही अप्रोच के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, रिजल्ट जरूर आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर एक तो आते हैं आर्टिकल 14। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट राइट है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो आर्टिकल 14 है वो इन दो चीजों के बारे में बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो दोनों में इक्वलिटी आ गई, ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया। राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल 14 टू 18 का लिस्ट है, उसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 है, वो दो कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये जो है वो इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लिश लॉ से लिया गया। इंग्लैंड, और ये है अमेरिकन लॉ से लिया गया। ठीक है, ये देखो ये सब थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, दिस इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट, and this is positive concept. अब आर्टिकल 14 कहता क्या है, थोड़ा पहले ये देख लेते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेर एक्ट में देखेंगे तो आर्टिकल 14 कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। इक्वलिटी बिफोर द लॉ and equal protection of laws. Within the territory of India. यही है आर्टिकल 14। बेर एक्ट जब देखेंगे तो आपको यही लैंग्वेज मिलेगा। मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर लाइबिलिटी ऑन द स्टेट, दे आर कंडीशन ऑन द स्टेट,
लाइबिलिटी क्या, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट मना नहीं करेगा। देखो लिख दिया ना, लाइबिलिटी, जिस काम को करने से मना कर दिया गया वही लाइबिलिटी आपके ऊपर। और क्या, किसी काम को करने से मना कर दिया गया, शाम को 5 बजे के बाद आप घर से नहीं जाएंगे, नाउ दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर लाइबिलिटी, नॉट टू स्टेप योर फुट आउटसाइड योर हाउस आफ्टर 5 PM। स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, ड्यूटी आ गई कि वो डिनाई नहीं करेगा क्या, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दो बातें आ गई ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन टेरिटरी में है तो स्टेट उसको दो बातें जरूर देगा, दो चीजें जरूर देगा। पहला क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। शर्त यह है कि आपको इंडिया की टेरिटरी में रहना है, इंडिया की सीमा में रहना है, उसके बाहर नहीं। अब अमेरिका में जाके आपको सुरक्षा इंडिया थोड़े प्रदान करेगी, वो तो इंडियन टेरिटरी में ही दिया जा सकता है। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले देखो, एनी पर्सन में सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आते हैं। दोनों को ये राइट अवेलेबल है। कोई अमेरिकन इंडिया में घूमने आता है तो इंडियन लॉ उसको भी प्रोटेक्शन देगा, जो वो अपने इंडियन सिटीजन को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है उसी तरीके से अमेरिकन को भी प्रोटेक्ट करेगा। पर्सन, आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट है वो एनी पर्सन को मिलेगा, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलेगा। क्या है यहाँ पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, स्टेट इसको डिनाई नहीं करेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को डिनाई नहीं करेगा। अब एक एक करके समझते हैं इन दोनों को है क्या। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। देखो एक केस हुआ, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सेकेंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, equal protection of laws is corollary of the first, and it is difficult to imagine a situation in which the violation of equal protection of laws will not be violation of equality before law. Thus in substance the two expressions mean one and the same thing. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of laws is one and same thing. It is not possible that if equality before law has been violated, there is no violation of
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दिख रहा है सबको जो मैंने लिखा है? मैं साइड हो जाता हूं, लिख लेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक का वॉयलेशन हो तो दूसरा वॉयलेट ना हो। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ का वॉयलेशन हो रहा है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी वॉयलेट हो जाएगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही चीज है, लिखा है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज वन एंड सेम थिंग। नाम अलग दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, है दोनों एक ही चीज, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों। लिख लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ बेसिकली होता क्या है? तो इसके दो एसेंशियल्स हैं। इसके दो एसेंशियल्स हैं। दो एसेंशियल्स में क्या क्या है? पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ का बता रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है कि जब लॉ बनाया जाएगा तो उसमें आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? मनमानापन। वो आर्बिट्ररी नहीं होगा लॉ। अब किसी एक इंडिविजुअल की मनमर्जी से नहीं चलेगा लॉ। लॉ की सुप्रीमेसी होगी, किसी पर्सन का मनमानापन नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे प्रेसिडेंट हुआ या प्राइम मिनिस्टर हुआ या कोई भी एक्स वाई जेड या कोई अथॉरिटी अपने पावर को आर्बिट्रली एक्सरसाइज नहीं कर सकती। उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जैसा लॉ कहेगा। और लॉ कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज enacted by parliament और state legislature। अब मनमाने तरीके से कंट्री को नहीं चला सकते, मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। लॉ सुप्रीम है। लॉ जो कहेगा आपको उसी को मानना पड़ेगा। और दूसरा कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है? नो वन इज सुपीरियर इन द आईज ऑफ लॉ। Everyone is equal in the eyes of law। जो लॉ बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
उस लॉ में किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट के मेंबर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक पोस्ट होल्ड करते हैं, डिग्निफाइड पोस्ट होल्ड करते हैं। बट इनके अलावा इन लोगों के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी लॉ में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला है। हर पर्सन जो भी है इंडिया का, चाहे वो सिटीजन है, कुछ लॉज ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं, कुछ लॉज ऐसे हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं। तो जो लॉ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है, उस लॉ के रिस्पेक्ट में, उस लॉ की नजर में जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, सबके सब इक्वल हैं। नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनीवन। एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, ये लॉ अप्लाई हो रहा है, तीनों पे इक्वल अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ और ट्रीटमेंट मिलेगा, इसको कुछ और ट्रीटमेंट मिलेगा और इसको कुछ और ट्रीटमेंट मिलेगा। तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के द्वारा। क्लियर है? इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये 2 चीजें होती हैं। सेकंड जो है कॉन्सेप्ट, वो क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये क्या कहता है कि जो लॉज हैं इंडिया में वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। Like should be treated alike and not that unlike should be treated alike, and not that unlike यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और कुछ भी नहीं। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई एक ही तरीके का होगा। मान लो इसमें 2 तरीके के लोग हैं, है ना? एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है। और आपको यहां पे लेके दोनों को आना है, ठीक है? ये बॉर्डर लाइन कर दिया गया, यहाँ पे लेके आना है। ये फॉरवर्ड है तो ये थोड़ा बैकवर्ड से ऑब्वियसली आगे है, फॉरवर्ड तभी होगा ना बैकवर्ड। और ये बैकवर्ड है यहाँ पे। अब क्या आप दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करके यहां तक ला सकते हैं? बताइए। के साथ आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे, यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसको यहाँ तक लाने के लिए आपको इतनी दूरी तय करनी है, इसको ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो यही कहता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये एक तरीके के लोग हैं, इन्हें एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जो फॉरवर्ड हैं उनके लिए एक रूल होना चाहिए, बट नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये अनलाइक हो गए, ये लोग अलग हैं, इनको इनके जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि जो एक जैसे लोग हैं। अब इसने क्या किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ने
सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया और कुछ नहीं किया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और उस ग्रुप की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग इन्हें ट्रीट किया गया। जैसे कुछ लोगों को कम रिसोर्सेज में ही वो ज्यादा गेन कर लेंगे तो उनको कम रिसोर्सेज दिए गए, कुछ को उनसे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो वो थोड़ा ज्यादा दिया गया, और एक ग्रुप को बहुत ज्यादा चाहिए तो उसको बहुत ज्यादा दिया गया। तभी तो इक्वेलिटी तक पहुंचेंगे आप ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। विमेन रिजर्वेशन के बारे में सुना है आप लोगों ने? विमेन रिजर्वेशन, अब सोसाइटी में क्लास बनाया गया, मेन एंड विमेन। फॉरवर्ड थे, ये पावर था इनके पास, माइटी थे ये, ठीक है। विमेन जो है वो बैकवर्ड थे, इनका जॉब्स में, पार्लियामेंट में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। बहुत कम विमेन जॉब में, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्कूल, कॉलेज में मिलती थी। मेन की मेजॉरिटी ज्यादा थी, मेन की मेजॉरिटी ज्यादा थी। अब विमेन को भी अगर स्कूल, कॉलेज, जॉब, पार्लियामेंट में ले जाना था तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। क्या जो ट्रीटमेंट मेन को मिल रहा था वही ट्रीटमेंट विमेन को मिलता तो ये क्या जॉब, पार्लियामेंट्री, स्कूल, कॉलेज में बेहतर कर पाती? कभी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड थी, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी तो इन्हें दिया गया रिजर्वेशन। 1/3 इन्हें रिजर्वेशन दिया गया, इनके लिए सीटें रिजर्व करी गई, स्कूल में, जॉब्स में, कॉलेजेस में, पार्लियामेंट में, हर जगह। और उसके बाद फिर इक्वलिटी आई, इनका जो नंबर है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेन के इक्वल हो गया। और बट आज भी नहीं है, स्कूल कॉलेजेस में तो है लेकिन पार्लियामेंट में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, हाई कोर्ट में देख लीजिए, इनका रिप्रेजेंटेशन मेन के इक्वल आज भी नहीं है। क्लियर है? आर्मी में देख लीजिए, एयरफोर्स में देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, इनका रिप्रेजेंटेशन मेन के इक्वल आज भी नहीं। बिजनेस में देख लीजिए, रिजर्वेशन दिया तो गया है बट एब्सोल्यूट इक्वलिटी आज भी हासिल नहीं हो पाई है। आज का लेक्चर क्लियर है?